हेलो दोस्तों, मैं रामका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी इस श्रृंखला में हम लोग दानिश सर की जो जीके जीएस की बुक है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। साइंस में अभी हम लोग फिजिक्स स्टार्ट किए हैं, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी तक हम लोग 405 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने इसके पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो हमारे इसी चैनल पे जाइए और इस आपको दानिश सर की बुक का वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इस वीडियो को जरूर देखें। कल का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो ये था, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। ऑप्शन आपके सामने, ब्लू लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हम लोगों ने देखा था कि किसमें उच्चतम ऊर्जा स्तर होती है। नीली लाइट में उच्चतम ऊर्जा स्तर होती है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लें। आज से हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हम बता देते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्द होने वाला है। इसका नोटिफिकेशन कहा गया है कि 9 से 10 दिनों के भीतर ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप जो है अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से जारी रखने के लिए हमारे इसी चैनल पर आपको NCERT और SCERT दोनों के ही क्वेश्चन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जो नई वाली बुक NCERT और SCERT की जो नई वाली बुक आई है उसके क्वेश्चन हमारे इसी चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आप उन्हें भी ज़रूर देखें, क्योंकि आपको पता है कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ साथ NCERT SCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। हमारे इस चैनल को अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी जानने वालों के साथ, सभी रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस पे जितने भी इंपॉर्टेंट बुक हैं, चाहे वो सचिन सर की जीके जीएस हो, चाहे वो दानिश सर की जीके जीएस हो, चाहे वो घटना चक्र जीके जीएस हो, या फिर बिहार टीआरई एग्जाम का कोई भी इंपॉर्टेंट बुक ऐसा जो हमें लगेगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमारे इसी चैनल पर जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपको करना क्या है, 0.08 सेकंड का टाइम निकाल कर केवल चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी जानने वालों तक ये वीडियो पहुंचाना है। ये वीडियो क्यों पहुंचाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं होती है कि वो कोई भी बुक खरीद सकें। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक है वो हमारे इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप सब तक इस चैनल को इतना शेयर करिए कि उन सभी तक ये वीडियो जो है वो पहुँच जाए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL = 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। कोई उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी FL = 10 सेंटीमीटर है। अगर इसे पानी में डुबा दिया जाए तो यह कैसा कार्य करेगा। 10 सेंटीमीटर एक उत्तल लेंस की तरह, या फिर 10 सेंटीमीटर एक अवतल लेंस की तरह, 10 सेंटीमीटर एक उत्तल लेंस की तरह, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। पहले तो ये जान ले, अगर ये उत्तल लेंस है तो ये उत्तल लेंस की ही तरह कार्य करेगा, लेकिन ये 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। इसलिए होता है क्योंकि, यानी कि जो दृश्य प्रकाश है इसमें जल जो होता है वो पारदर्शक होता है, हम सभी को पता है। लेकिन जो वस्तुएं दूर की होती हैं, जो दूर स्थित होती हैं, उसमें जल की महीन बूंदों को नहीं दे। आप जब कोहरे के ठंडी के मौसम में कोहरे के देखते होंगे, आप अगर यहाँ खड़े हैं और कोहरा पड़ा है, पूरा बादल जो है वो छाया है, तो यहाँ रखी वस्तु आपको नहीं दिखाई देती। ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन दिया है, दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंदें पारदर्शी होती हैं, अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है, प्रकाश किरणों पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन से वे प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करते हैं, जिसके कारण दूर की वस्तुएं हमें देखने में असुविधा होती है, हम दूर की वस्तुओं को कोहरे में नहीं देख पाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्णी प्रकाश
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? कोई मोनोक्रोमैटिक लाइट है, यानी कि एक वर्णी प्रकाश है, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलता है। मान लीजिए ये जल है, द्रव है, और द्रव से ये गैस में जा रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो कौन सा उसका गुण है जो नहीं बदलता है? क्या वो उसकी फ्रेक्वेंसी यानी कि आवृत्ति है, या फिर एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम है, वेलोसिटी यानी कि वेग है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? वो कौन सा गुण है प्रकाश का जो कभी चेंज नहीं होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। प्रकाश जल से द्रव से गैस में जाए, या फिर ठोस से द्रव में आए, कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, तो उसका जो आवृत्ति होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो चेंज नहीं होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगर बात करें चेंज क्या होता है, तो प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य और तीव्रता तीनों ही बदल जाती है, लेकिन जो प्रकाश की आवृत्ति होती है उसमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन, दो कैंडेला एक समदिग्ध स्रोत जितना प्रकाश फ्लैक्स पैदा करता है वह है 2 पाई ल्यूमेन, 4 पाई ल्यूमेन, 8 पाई ल्यूमेन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? दो कैंडेला किसके मतलब कितना प्रकाश फ्लैक्स जो है वो पैदा करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 पाई ल्यूमेन। ज्योति फ्लैक्स चमकदार प्रकाश तरंग के रूप में निकाय के प्रति सेकंड निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा है। इसकी इकाई ल्यूमेन होती है, जिसे एलएम करके व्यक्त किया जाता है। एलएम को ल्यूमेन को आप एलएम से भी व्यक्त कर सकते हैं, या जिसे एक कैंडेला के स्रोत के प्रति इकाई ठोस कोण में निहित फ्लक्स के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है, तो कैंडेला होती है। ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला होती है, और दो कैंडेला जो होती है वो 8 पाई ल्यूमेन जो है वो प्रकाश जो है क्या करती है, प्रकाश फ्लैक्स पैदा करती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? हरा, लाल, बैंगनी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? एक प्रिज्म है, यहाँ पे जब श्वेत प्रकाश डाला जाता है, श्वेत प्रकाश अगर डाला गया तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। 7 रंगों में कौन कौन सा? तो पहला जो होता है वो होता है वायलेट, वायलेट के बाद आपका होता है इंडिगो, इंडिगो के बाद होता है ब्लू, ब्लू के बाद होता है ग्रीन, ग्रीन के बाद होता है, एक मिनट इसको इधर कर दें, ग्रीन के बाद होता है येलो, येलो के बाद होता है ऑरेंज, और ऑरेंज के बाद आपका आता है सबसे लास्ट में कौन सा आता है? रेड। ये 7 भागों में डिवाइड हो जाता है। 7 भागों में कौन कौन सा हो गया? तो 7 भागों में पहला हो गया वायलेट, फिर हो गया इंडिगो, फिर हो गया ब्लू, फिर हो गया ग्रीन, फिर हो गया येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 भागों में वाइट प्रकाश जो है वो डिवाइड हो जाता है, जिसे आप बिबग्योर, एक निमोनिक्स होता है, इसको याद करने का एक फॉर्मूला होता है जिसे आप बिबग्योर कहते हैं। बिबग्योर, GYOR, बिबग्योर करके याद कर सकते हैं। इसमें जो होता है सबसे अधिकतम प्रकाश जो विचलित होता है वो सबसे पहले वाले का यानी कि वायलेट को होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे अधिकतम प्रकाश किसका विचलित होता है? वायलेट को होता है। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए सबसे न्यूनतम किसका होता है, तो रेड का होता है। बिबग्योर में सबसे आगे जो आता है वो सबसे ज़्यादा विचलित होता है, और सबसे कम विचलित किसका होता है? रेड का होता है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वायलेट का। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है 1 mm, 25 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी, देखिए एक नेत्र लेंस की एक मतलब इसमें ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नेत्र है, ठीक है। मान लीजिए एक समान नेत्र, एक मिनट रुकिए मैं अच्छे से बनाने का प्रयास करती हूँ। ये आइज़ है, ठीक है, ये ह्यूमन आइज़ है, और ह्यूमन आइज़ का लेंस पूछा है। एक नेत्र, ये नेत्र गोलक हो गया, नेत्र गोलक का ये लेंस हो गया, ये लेंस है, ठीक है, ये बीच वाले भाग को लेंस कहा जाता है। पूछा है कि इस लेंस से इस नाभिक की दूरी कितनी है, इसकी दूरी कितनी है, इस लेंस से इस नाभिक की दूरी पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। इस लेंस से इस मतलब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है वो 2 सेंटीमीटर होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलता है कि ह्यूमन आइज़ यानी कि सामान्य दूरी पर हमें कितनी दूरी पर जो है हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूरी तक जब तक कोई किताब या कोई वस्तु नहीं रखी होगी तब तक वो हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता। लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा गया वो पूछा गया है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है पीला, बैंगनी, ब्लू,
एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सबसे अधिक अपरिवर्तित, तो देखिए सबसे अधिक अपरिवर्तित दिया है, ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक अपरिवर्तित दिया कि कौन सबसे अधिक अपरिवर्तित, अपवर्तित, सॉरी अपरिवर्तित नहीं, अपवर्तित दिया है। अपवर्तित यानी कि जो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट होता हो, जो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट होता हो, सबसे ज़्यादा परिवर्तित होता हो, या फिर इसे परिवर्तित दे दे या फिर अपवर्तित दे दे, इसका मतलब एक ही होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायलेट यानी कि बैगनी। अभी हम लोगों ने विबग्योर के माध्यम से इसको याद किया था कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक परिवर्तित कौन होगा, तो विबग्योर यानी कि वायलेट होगा। ठीक, अगर बैगनी रंग की बात करें तो बैगनी रंग जो होती है इसकी प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक होती है और इसकी प्रिज्म गति जो होती है वो सबसे न्यूनतम होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाला कण कौन सा है? मतलब वो कौन सा कण है जिसको अगर किसी परमाणु के नाभिक में जोड़ दिया जाए फिर भी उसके रासायनिक गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा? क्या वो न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्यों होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्यों नहीं हो सकता? तो न्यूट्रॉन जो है ना ये एक विद्युत उदासीन कण है। विद्युत उदासीन कण का मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता। अगर इस पर कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा तो इसको आप किसी भी नाभिक में जोड़ दीजिए तो उसके रासायनिक गुण जो हैं वह अपरिवर्तित नहीं होगा, वह परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, वह अपरिवर्तित ही रहता है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज पाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज पाया जाता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीन चीज़ें जो होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये किसी भी नाभिक में पाई जाती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, डायोड को प्रयोग में लाया जाता है। डायोड को प्रयोग किसके रूप में लाया जाता है ये पूछने का प्रयास किया जा रहा है इस क्वेश्चन में कि डायोड का प्रयोग, डायोड इज यूज्ड एज, डायोड का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? प्रवर्धक के रूप में, दृष्टिकारी के रूप में, दौलित्र के रूप में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एज आ रेक्टिफिलर। एज आ रेक्टिफिलर यानी कि दृष्टिकारी के रूप में डायोड का प्रयोग किया जाता है। डायोड का निर्माण अर्धचालकों से किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए डायोड का निर्माण किससे किया जाता है तो अर्धचालकों से किया जाता है। अर्धचालक क्या होते हैं ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि अर्धचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक कौन से क्या होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अर्धचालक के एग्जाम्पल भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपका जवाब सही होता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ आपके कमेंट को जरूर दिखाया जाएगा। फ्रेंड्स, आपसे बार बार अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके शेयरिंग से, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आपके लिए कुछ अच्छा और कुछ नया लाने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात कौन सी है? आमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। आमीटर को श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। आमीटर को समांतर क्रम और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर ओम के नियम की बात करें तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि आमीटर को श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर को जो है वो समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। यही ओम के नियम का सत्यापन करता है। ओम के नियम के अनुसार यदि स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर V के समानुपाती होता है तो ओम का नियम क्या कहता है? R=V/I, ये ओम का नियम कहता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। क्यों? क्योंकि जो विद्युत विभव होता है इसको वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों से ही मापा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मापने के लिए वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों का ही यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे बात करें विद्युत विभव क्या है तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है और इसको गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर दोनों से ही मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है? यानी कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पे कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ है वो अनुचुंबकीय हो जाता है, यानी कि कोई भी चुंबक
ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय है, चुंबक को आकर्षित करता है, लेकिन वो कौन सा टेम्परेचर है उस पे ले जाने पे जो है वो अनचुंबकीय हो जाता है, यानी चुंबक का गुण जो है वो त्याग देता है, चुंबक के गुण को त्याग देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी तापमान। क्यूरी तापमान वह टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी चुंबकीय पदार्थ है जिसके अंतर्गत चुंबक के गुण पाए जाते हैं, वो अपने गुणों को तेजी से त्याग देता है, अपने गुणों को चेंज कर लेता है। किस पे? क्यूरी टेम्परेचर पे। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन क्रिया सबसे क्षीण है? अन्योन क्रिया सबसे क्षीण कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसे विद्युत चुंबकीय कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत, या फिर ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वीय, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। वह कौन सी क्रिया है जो सबसे क्षीण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वीय बल जो होता है ये सबसे क्षीण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल है कैसा? तो यह एक आकर्षक बल होता है, एक आकर्षण बल होता है जो किसी वस्तु को, यानी कि दो वस्तुओं के बीच लगता है। दो वस्तुओं के बीच, यानी कि पृथ्वी, अगर जैसे पृथ्वी है तो किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, तो इसी को गुरुत्वीय बल कहा जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम गुरुत्वीय बल के बारे में बताया किसने था? तो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन, न्यूटन ने ही बताया था, मतलब पृथ्वी किसी चीज़ को अपने केंद्र की ओर खींचती, इसका मतलब क्या है? आप इसको अगर नहीं समझ पाए तो एक बार इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये अर्थ है, आप पृथ्वी पर खड़े हुए हैं, आप पृथ्वी पर खड़े हुए हैं और आपके हाथ में कोई बॉल है, कोई सेब है, कुछ आप ऊपर की ओर उछालते हैं, वह बॉल ऊपर जाती है, लेकिन ऊपर जाके गायब तो नहीं हो जाती ना, वापस नीचे इसी पृथ्वी पर आती है। तो किस कारण आती है? पृथ्वी के इसी गुरुत्वीय बल के कारण आती है। और ये बल जो होता है ये सबसे क्षीण बल होता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है कि पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर किसी वस्तु को खींचती है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए कौन सी सामग्री का यूज किया जाता है? नरम लोहा, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नरम लोहा यानी कि सॉफ्ट आयरन। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन यानी नरम लोहा का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि जूल जे, कूलाम सी और एम्पियर ए है तो विद्युत विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होगी? यदि जूल जे, कूलाम सी और एम्पियर ए है तो एसआई यूनिट पूछा है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ऐसे लिखेंगे, v इक्वल टू, विभवांतर की पूछा है ना, तो v इक्वल टू जूल यानी कि जे और कूलाम यानी कि सी है, तो विभवांतर की एसआई यूनिट एम्पियर ए है, तो विभवांतर की एसआई यूनिट पूछा है। तो या तो ऐसे आप इसको लिखेंगे या फिर इसको आप लिखेंगे v इक्वल टू JC-1, ऐसे लिखेंगे। तो आपको ऑप्शन में कहाँ पे मिल रहा है? तो ये और ये दोनों ही आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक रूप से आवेशित कण है? यानी कि पॉजिटिव चार्ज पूछा है, कौन सा धनात्मक कण है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के द्वारा आवेशित किया गया है? ठीक है, क्या वो बीटा रेज है, बीटा किरण है, अल्फा रेज है यानी कि अल्फा किरण है, या कैथोड किरण है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फा किरण। अल्फा किरण जो होता है ये रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित होता है और यह धनात्मक किरण होता है। अगर बात करें अल्फा किरण कैसा होता है? धनात्मक होता है। वहीं पे बीटा किरण कैसा होता है? बीटा किरण जो होता है ये ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाभिक रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। D2O का, जिसे भारी जल कहा जाता है, पूछा गया है कि इसका उपयोग किसके रूप में होता है नाभिक रिएक्टरों में? ईंधन के रूप में, न्यूट्रॉनों के स्रोतों के रूप में, मंदक के रूप में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। D2O है क्या? D2O है क्या? तो ये जल का एक समस्थानिक है, H2O का एक समस्थानिक है, जिसे D2O भारी जल, या फिर इसे आप ड्यूटेरियम के नाम से जानते हैं, इसे ड्यूटेरियम कहा जाता है। ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम से मिलकर बना होता है। जो हाइड्रोजन का एक भारी आइसोटोप है, ये किसका आइसोटोप है? तो ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। और ये क्या होता है? तो ये नाभिक रिएक्टरों में मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसके रूप में यूज किया जाता है? मॉडरेटर के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिमान द्रव्यमान होगा 1 किलोग्राम समतुल्य श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान।
10 की पावर 10 जूल के समतुल्य विराम द्रव्यमान, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी भी खंडनीय द्रव्य का उसके क्रांतिक आकार के संगत यह द्रव्यमान जो श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक होता है क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा क्या होती है? कोई पिंड है, अगर स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिर रही है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, स्थिर रहेगी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थिर रहेगी। अगर कोई पिंड है स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिर रही है तो उसकी जो ऊर्जा होगी वो स्थिर रहेगी। ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऐसा हमें कब पता चला? तो ऊर्जा संरक्षण का एक नियम आया जिसमें बताया गया कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। अतः जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिर रही है तो उसकी कुल ऊर्जा जो है वो स्थिर रहेगी। ठीक है, स्थिर रहेगी, क्योंकि जब कोई पिंड विरामा अवस्था में उच्चतम बिंदु पर होता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक और गतिज ऊर्जा शून्य होती है। अगर वहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोई वस्तु है, कोई पिंड है, वह विरामा अवस्था में उच्चतम बिंदु पर है, ऊपर है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी? तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो अधिक होगी और गतिज ऊर्जा कैसी होगी? शून्य होगी। लेकिन यही वस्तु जब जमीन से टकराने वाली होती है, जब यहाँ तक पहुँच जाती है, ये वस्तु यहाँ मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, कोई बॉल ही है, मान लीजिए आपने ऊपर उछाला, जब ये ऊपर उछल गया, ये ज़मीन है, ये जब बॉल आपका ऊपर उछल गया तो ये जब ऊपर सबसे ऊपर होता है तो इसकी क्या होती है? इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक होती है और गतिज ऊर्जा जो होती है वो सबसे कम होती है। लेकिन यही बॉल जब खिसकता नीचे आ गया, एकदम ज़मीन से टकराने वाला होता है, तब क्या होता है? इसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो अधिकतम हो जाती है और इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कि स्थिर रहती है, रिमेन कांस्टेंट रहती है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह घूमता है ध्रुवों के ऊपर किसी भी ऊंचाई पर, स्थिर ऊंचाई पर, उच्च ऊंचाई पर, जो द्रव्यमान पर निर्भर है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रोटेट होता है, कहाँ पर रोटेट होता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थिर ऊंचाई पर। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा, मान लीजिए पृथ्वी है, इसके चारों ओर जो परिक्रमा कर रहे हैं, जो ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, इन्हें कृत्रिम ग्रह या फिर वह वृत्तीय पथ जिस पर पृथ्वी के समान की स्थिर ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है, ऐसे उपग्रह को भूस्थैतिक उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। यह उपग्रह पृथ्वी तल से कितने किलोमीटर ऊपर है? अगर पूछा जाए पृथ्वी से कितना है तो यह पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यह पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो यह पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसको ऐसे लिखें या फिर 36 के ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थिर ऊंचाई पर। वो ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर की वो ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, एक भू स्थिर उपग्रह की अनुमानित ऊंचाई क्या है? देखिए अब वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया कि एक भू स्थिर अनुमानित इकाई, देखिए अब यहाँ पे एग्जैक्ट इकाई नहीं पूछा, अनुमानित इकाई पूछा है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब 35,000 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि अनुमानित पूछा है। लेकिन एग्जैक्ट जो इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है 35,786 किलोमीटर। 35,786 किलोमीटर ये इसकी एग्जैक्ट ऊंचाई है। अगर आपको इसके यानी कि 35,000 से 36,000 के 20 दे दे तो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के, उसके घनत्व के, उसकी लंबाई के, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उसकी लंबाई के। किसी चालक के प्रतिरोध का काट क्षेत्र किसके समानुपाती होता है? उसकी लंबाई के। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती हैं? कैपिलरी एक्शन यानी कि केशिका क्रिया, बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली के सिद्धांत पर, पास्कल लॉ, पास्कल के नियम पर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जो विंडो या फिर घरेलू क्लीनर होते हैं, परफ्यूम की बोतलें होती हैं जिन्हें आप स्प्रे बॉटल कहते हैं, वो किस पर कार्य करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। किस पर कार्य करती हैं? तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर
कार्य करती हैं। ये तरल के फैलाव में सुविधा प्रदान करती हैं। ये क्या करती हैं, कोई भी तरल है उसको फैलाने में सुविधा प्रदान करती हैं। ये सिद्धांत बर्नौली का सिद्धांत है क्या? तो बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार किसी बहने वाले द्रव्य की कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी कि दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा नियत रहती है। अर्थात जिस स्थान पर द्रव का वेग कम होता है वहाँ दाब अधिक होता है, और जहाँ स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है। ये बर्नौली का सिद्धांत कहता है। और इसी पर स्प्रे बॉटलें, घरेलू क्लीनर, परफ्यूम स्प्रे, ये सब जो हैं वो कार्य करती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है? बैठने की स्थिति पर, खड़े होने की स्थिति पर, जमीन पर लेटने की स्थिति में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। मान लीजिए ये जमीन है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कोई व्यक्ति है, ये इस पर किस स्थिति पर सबसे अधिक भार लगाएगा? जब वो खड़ा होगा, या फिर जब वो बैठा होगा, या फिर जब वो लेटा होगा, सबसे अधिक भार उसका किस स्थिति में लग रहा है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, खड़े होने की स्थिति में। खड़े होने की स्थिति में सबसे अधिक भार क्यों? आपने देखा होगा किसी मूवी, सीरियल या फिर कहीं भी आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई दलदल है, ये कोई दलदल है, इसमें कोई व्यक्ति फंस जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप दलदल में फंस गए हैं तो आप फौरन लेट जाइए। अगर लेटने से क्या होगा, जो आपका वेट है, जो आपका द्रव्यमान है, वो एक सतह पर नहीं, पूरे इस जगह पे फैल जाएगा। जितने दूर में आप लेटेंगे उतनी दूर में आपका द्रव्यमान फैल जाएगा, क्षेत्रफल में फैल जाएगा। इतने क्षेत्रफल में आपका भार जो होगा वो वितरित हो जाएगा, इसलिए जो है सबसे कम बल लगेगा। तो यहाँ पे पूछा है सबसे अधिक भार कब लगेगा, तो खड़े होने की स्थिति में सबसे अधिक भार लगता है, क्योंकि पूरा बॉडी वेट एक ही जगह पर पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको निकालने का एक फार्मूला भी होता है, P=F/A। ये फार्मूला होता है जिसके माध्यम से इसको निकाला जाता है। P = क्या होता है, प्रेशर यानी कि दाब, या F फोर्स यानी कि बल, और A जो होता है वो होता है एरिया यानी कि क्षेत्रफल। यहाँ से इसको निकाला भी जाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति खड़े होने की स्थिति में पृथ्वी पर अधिक वजन दबा सकता है। पृथ्वी पर डाला गया दबाव यानी कि बल जो होता है तथा आरक्षित किए गए क्षेत्रफल के अनुपात की स्थिति में जब सतह का क्षेत्रफल कम होगा तो भार अत्यधिक होगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, खड़े होने की स्थिति में। फिजिक्स में, इस बुक में फिजिक्स के बस इतने ही क्वेश्चन दिए थे। आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इसके आगे हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी हैं फिर भी आपको जीएस जीके में 10 नंबर, 8 से 10 नंबर साइंस के देखने को मिलेंगे, जहाँ से आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हमारे साथ इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई भी वीडियो आए तो आप तक प्राप्त हो जाए। आगे हम लोग केमिस्ट्री के वीडियो देखेंगे तो आप उन्हें भी जरूर देखें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। शेयर करने, सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। आपका 0.08 सेकंड का टाइम निकाल कर हम इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।